नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया हुआ है और चीन इस समय पनिशमेंट अभ्यास कर रही है। पनिशमेंट युद्ध अभ्यास तब होता है जब किसी देश को पनिश करना होता है। मतलब समझ लो कि चीन पूरी ताकत से ये युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन की तीनों सेनाएं बहुत ही अपने मतलब हाई डेंसिटी के साथ ताइवान के चारों तरफ ये अभ्यास कर रही हैं। चीन की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स ये सब मिल करके ये एक्सरसाइज कर रही हैं और इस एक्सरसाइज के बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इसी एक्सरसाइज के बहाने ताइवान पर अटैक कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था। रसिया भी कहा था कि हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं बेलारूस में, और आगे चल करके पता लगा कि इन्विजन उसने कर दिया था। तो ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान को और पूरी दुनिया को यह पता हो कि चाइना वहां पर युद्ध अभ्यास कर रहा है और अपनी पूरी ताकत के साथ अभ्यास कर रहा है, और आगे चल करके वो उसी पर अटैक क्यों ना कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे चीन और ताइवान का ये मामला क्या है। क्या दुनिया एक और युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जो तीसरा युद्ध होगा इस सिचुएशन का, इस टाइमिंग का। क्योंकि आप देखो, एक युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, एक आप देख रहे हो कि इजराइल और गाजा पट्टी में चल रहा है हमास के बीच में, और एक और क्या युद्ध शुरू होने वाला है जो बड़ा युद्ध होगा। हालांकि बीच में आर्मेनिया अजरबैजान का भी चलता रहता है, तो क्या ये चीन और ताइवान का भी शुरू होने वाला है? चीन ताइवान पर कब्जा करेगा? इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ इस वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुरू करते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ कि चाइना जो है वहां पर एक पनिशमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। पनिशमेंट एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तब किया जाता है जब किसी देश को बहुत सबक सिखाना हो, बहुत बड़ी सजा देनी होती हो। तो मतलब कि इसमें वो बहुत ही एग्रेसिवली ये अभ्यास करते हैं और दिखाते हैं कि देखो हमने चारों तरफ से घेर लिया है, अगर हम जब चाहें तब तुमको अटैक करके तुमको खत्म कर सकते हैं या तुमको कब्जे में ले सकते हैं। कुछ ऐसे ही हाल हुआ ताइवान के लिए। अभी चाइना ने अपना ये जो एक्सरसाइज शुरू किया है, ये एक्सरसाइज इनका ये कहना है कि जो विलियम लाई चेंगते हैं, जो नए प्रेसिडेंट बन के आए हुए हैं ताइवान के, उनके कुछ वक्तव्य आए हुए हैं, उनका जो सपोर्ट दिखाया गया है। उन्होंने शपथ ग्रहण की हाल फिलहाल में राष्ट्रपति पद की, और उसके बाद ही अनाउंस कर दिया कि ताइवान स्वतंत्र है, ताइवान अपनी सॉवरेंटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, हम किसी देश को, चीन हो या कोई भी देश हो, अपने देश पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब चाइना चाहता है कि वहां पर एक पपेट की सरकार हो और वो वही करे जो चाइना चाहे, जबकि ये हो नहीं पाया। इसी वजह से ना सिर्फ ये एक्सरसाइज करके डरा रहा है, बल्कि मीडिया प्रेशर भी डाल रहा है ताइवान के राष्ट्रपति के खिलाफ, और इसके साथ ही ये 30 युद्धपोत और 49 फाइटर जेट के साथ घेराबंदी भी बना लिया है, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ताइवान क्या कर रहा है? ताइवान इस टाइम पर, क्योंकि उसे भी पता है कि ऐसे ही कह के रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तो उस टाइम पर यूक्रेन तैयार नहीं था। हालांकि इनपुट्स आ रहे थे, सीआईए की रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी कि रसिया अटैक कर सकता है यूक्रेन पर, जब वार शुरू नहीं हुई तब की मैं बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पर जब तक वो प्रिपेयर होता यूक्रेन, तब तक रसिया जो है इन्विजन कर चुका था और शुरू कर दिया था। यहाँ पर ताइवान तैयार हो गया, क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है। ताइवान तैयारी कर रहा है, और ताइवान ना सिर्फ मिलिट्री के तौर पर तैयारी कर रहा है, बल्कि अपने नागरिकों को भी वार के डर से बचाने के लिए उनको प्रिपेयर कर रहा है। कैसे सिविलियंस उस टाइम पर वार सिचुएशन में अपने आप को मजबूत कर सकें, और कैसे अगर उनको भी इन्वॉल्व होना पड़े तो वो बेसिक ट्रेनिंग के साथ इन्वॉल्व हो सके, इसको लेकर के प्रिपरेशन वो करा रहे हैं अपने नागरिकों को भी। ताइवान बहुत कम आबादी वाला देश है, लगभग 2 से ढाई करोड़ की आबादी है, जबकि चाइना को आप देखोगे तो 141-42 करोड़ के आसपास में इनकी आबादी है। तो एक तरफ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, और एक तरफ मात्र 2 से ढाई करोड़ आबादी वाला देश है। लेकिन यहाँ पर ये 2 से ढाई करोड़ वाले जो देश हैं, लोग हैं, इनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ये पूरी जान लगा करके लड़ेंगे इस पर्पज से कि उनकी, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है। अगर चाइना उस पर इन्वेड कर देता है तो चाइना पूरी तरीके से उनको खत्म भी कर सकता है, उनको पूरा पूरा अपने में मिला भी सकता है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए जानो आप कि कहाँ है चाइना, कहाँ है ताइवान। तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये एशिया वाला पार्ट मैंने लिया हुआ है, यहाँ है अपना प्यारा भारत, यहाँ पर चाइना है, और यहाँ पर चाइना, देखो चाइना इतना बड़ा सा देश है, चाइना है ना, और इतने बड़े से देश चाइना के आगे ताइवान आपको ये छोटा सा दिख जाएगा। एक द्वीप देश है ताइवान, और इसी ताइवान पर कब्जा करना चाह रहा है चीन।
इस पर कब्जा करने से ये थोड़ा सा, क्योंकि 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है समुद्र में, तो इसको अगर कब्जा कर लिया तो इसके 200 किलोमीटर तक इसका आधिपत्य हो जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। आपको पता हो दुनिया में 80% से ज्यादा जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है वो अकेले ताइवान सप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में। तो ऐसे में अगर चाइना इस पर कब्जा कर लिया तो चाइना जानता है अच्छे तरीके से कि सेमीकंडक्टर का फ्यूचर में क्या महत्व होने वाला है। अच्छा, वो तो फ्यूचर की बात होगी, लेकिन अभी के लिए अगर इन्वेट करता है, अभी अगर इसमें युद्ध छिड़ता है, तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के दाम भी बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंचने वाले हैं जब तक ये युद्ध चलेगा। क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा तो वहां पर प्रोडक्शन तो उतने हिसाब से नहीं हो पाएगा, ना ही सप्लाई चेन उतना काम कर पाएगी ताइवान में। फिलहाल यहां पर अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि चीन और ताइवान के बीच में ये मसला है क्या। ताइवान जहां पर एक छोटा सा द्वीप देश है, वही चाइना इतना बड़ा देश है। चाइना की का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 95,96,000 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग में क्षेत्रफल है, और इसका लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। तो इतना अंतर है। यहाँ पर 2 दिनों का मिलिट्री ड्रिल कर रहा है ताइवान के चारों तरफ चाइना, ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। और यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप है ना, उन पर भी वो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है चाइना, जिससे वो पूरी तरीके से उनको मतलब एक साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट डाल सके कि देखो हम पूरी ताकत के साथ कैसे आएंगे और एक झटके में तुमको कब्जा कर कर ले जाएंगे। ये है ताइवान, ये है चाइना। तो अब ताइवान का ये कहना है कि भले से हम छोटे देश हैं, लेकिन इतना हमको कमजोर भी मत समझना। हम लोग के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं लड़ने से या कहें अपने आप को सेव करने के लिए। एक पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी इनकी बहुत ज्यादा फेमस होती है। इनको अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी क्या है। जहां पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी ताइवान के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वहीं चाइना के लिए कहा जाता है बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी बहुत फेमस है। बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी के तहत क्या होता है, जैसे एक कोई बर्तन है उसमें पानी गर्म करके रखा जाए अगर, और उसमें मेढक को डाला जाए, तो अचानक से जब गर्म पानी में मेढक गिरेगा तो वो फिर पूरी ताकत लगा करके उछलेगा और पार कर जाएगा, बाहर निकल आएगा वो अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन क्या हो, जब ठंडे ही पानी में मेढक को डाला जाए और फिर धीरे धीरे पानी को गर्म किया जाए, पानी जब धीरे धीरे गर्म होगा तो फिर मेढक सोचेगा कि अरे यार थोड़ा ही तो गर्म है, थोड़ा ही तो गर्म है, थोड़ा ही तो गर्म है। वो अपनी बॉडी को उसी हिसाब से मेंटेन करके वहां पर चलता रहेगा और अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे उसमें खर्चता रहेगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर लगातार धीरे धीरे बढ़ाया जाता रहता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो मेढक अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर चुका होता है, वो धीरे धीरे के चक्कर में, बस इतना ही तो बस इतना ही तो के चक्कर में, और फिर जब उसे समझ में आता है कि नहीं अब बाहर निकलना चाहिए, तब वो पूरी ताकत लगा करके बाहर कूदने की कोशिश करता है और वो निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी थी, खत्म हो गई थी। तो इसे बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी करते हैं कि धीरे धीरे बॉयल किया जाता है फ्रॉग को, मेढक को। तो ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता है चाइना। चाइना क्या करता है कि धीरे धीरे पहले थोड़ा सा करेगा, जैसे होता नहीं कि गांव वगैरह में खेत होता है, खेत का मेड़, कुछ लोग जाएंगे एक बार जुताई करेंगे तो थोड़ा सा काट लेंगे मेड़ अपनी तरफ, ठीक है ना, जो मेड़ मतलब जो बॉर्डर होता है उसका, फिर उसके बाद अगली बार करेंगे थोड़ा सा और काट लेंगे। ऐसे धीरे धीरे वो विस्तार करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपको देखो कि 2-3 महीने बाद जाकर इनका बॉर्डर तो यहाँ था, आज यहाँ पर आ गया है। तो चाइना भी ऐसा ही करता है, यहाँ पर ये धीरे धीरे कुछ ऐसा करता रहता है, कभी ब्रिज बनाएगा, कभी पुल बनाएगा। आप देखते हो इंडिया के भी टर्म में ऐसा ही धीरे धीरे करता रहता है, और उसके बाद एक बार आगे आकर के बोलेगा कि नहीं हम इसका नाम बदल दिए हैं, ये हमारा क्षेत्र है। ऐसे अभी अरुणाचल प्रदेश में 30 नाम इसने बदले थे, मैंने इस पर आपको वीडियो दी हुई थी। इसीलिए इसके जो भी काम होते हैं उसको देखो न्यू नॉर्मल कहा जाता है। न्यू नॉर्मल मतलब कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है ना। अच्छा, एक तो ऐसी बात है कि अभी के लिए चाइना की अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सबसे बेस्ट सिचुएशन है, सबसे बेस्ट समय है ताइवान पर इन्वेड करने का, ताइवान पर युद्ध करके कब्जा करने का। क्यों? क्योंकि ना एक न्यू नॉर्मल हो गया है। आजकल युद्ध जो है एक नॉर्मल सी बात हो गई है। अभी आप देखें बीच में ईरान और इसराइल के बीच में हुआ, इजराइल और हमास के बीच में चल ही रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में चल रहा है। तो पूरी दुनिया युद्ध में भिड़ी हुई है और सबको अच्छे से पता है कि भैया यूएन बिल्कुल विकलांग हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पाता है। यूएन में जाने का कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जिसका प्रेशर हो और जिसके डर से लोग एक दूसरे देश पर अटैक ना करें। तो यहाँ पर चाइना के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इसके लिए बेस्ट सिचुएशन है ताइवान पर इन्वेड करने का, ताइवान पर कब्जा करने का। क्योंकि इस समय अगर करेगा तो इसको पता है पूरी दुनिया आपस में बजी हुई है, कोई कुछ नहीं कर पाने वाला है। और जिन्होंने
शुरुआत में डर लगा करके कुछ करने की भी कोशिश की, जैसे रसिया यूक्रेन में आपने देखा था तमाम तरीके के सैंक्शंस लगा दिए गए थे रसिया पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी ये अच्छे से जान गए हैं शी जिनपिंग चचा कि इनके अमेरिका के कुछ भी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रसिया ने एक एग्जाम्पल सेट ही कर दिया है। तो ऐसे हालात हो गए हैं जिसे न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है कि अब यही नॉर्मल है। ये वार जैसी सिचुएशन चल रही, इसको भी लोग नॉर्मल कह रहे हैं, जबकि पहले ऐसा होता था तो मतलब पूरा हाहाकार मच जाता था। फिलहाल अभी ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 ए रखा गया है इसका नाम, ये जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। अब देखो, इस पर ताइवान का कहना यह है कि ये अभी ऐसे एक्सरसाइज 2024 में और भी देखेगा। और भी क्यों देखेगा? क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 ए नाम से ये किया है। अब ए किया है तो बी भी करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा, ई भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए ताइवान और जो बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनका ये कहना है कि अभी इतना जल्दी नहीं वो अटैक कर देगा ताइवान पर। हो सकता है ये ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 ए करके ये बी सी डी ऐसे कई एक्सरसाइज करे, उसके बाद एक दिन ऐसे ही अचानक से हमला बोल दे। वही बात होगी कि रोज बोला जाएगा शेर आया, शेर आया, शेर आया, और फिर नहीं आया रहेगा तो लोग एकदम नॉर्मल हो जाएंगे और उसके बाद अचानक से कभी अटैक कर देगा। अब थोड़ा सा ये पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये चीन और ताइवान का विवाद शुरू कहां से हुआ। तो एक्चुअली में दोस्तों, चीन और जापान का पहले युद्ध चला करता था। पहले उस रीजन में जापान बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था, तो सीनो जापान वार के नाम से एक वार हुई थी। ये वार हुई थी 1894-95 में। और 1894-95 में जो चाइना और जापान की, या कहें कि सीनो जापान वार हुई थी, उसमें जापान जीता था। जापान जीता था और जीतने के बाद ताइवान पर जापान ने कब्जा कर लिया था। तब से जापान का ही हिस्सा था ताइवान, और ये हिस्सा रहा 1945 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो गया, जब तक हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा नहीं दिए गए अमेरिका के द्वारा। जब परमाणु हमला हुआ जापान पर, जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान जहां जहां पर भी कब्जा करके रखा था, सबको उसने छोड़ने का फैसला लिया। वो आकर के बस उतने में सिमट गया जितने में आज है। तो जब जापान ने छोड़ दिया तो चाइना का वो हिस्सा हो गया एक प्रकार से, चाइना उसको भी देखने लगा। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर चाइना में चांग काई शेक जो था, ये तानाशाह था, ये वहां का सुप्रीम लीडर था कह सकते हो। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ वहां पर गृह युद्ध छिड़ जाता है दूसरे लीडर के साथ। एक और दूसरा लीडर था दोस्तों, ये लीडर का नाम था माओ तसे तुंग। ये दोनों के बीच में, काई शेक के बीच में होता है युद्ध, या कहे आपस में लड़ाई होने लगती है, और ये भाई साहब भाग जाते हैं। ये जो विलियम काई चांग काई शेक था, ये भाग करके ताइवान में जाकर के छिप जाता है। और जब ताइवान में जाकर के छिप जाता है तो ये अपने आप को ताइवान में ही रखने लगता है, और ये चाइना को संभालने लगता है। तो चीन में एक प्रकार से माओ की सरकार चलने लगती है, और ताइवान में एक प्रकार से चांग काई शेक की सरकार चलने लगती है। और तभी से चीन ताइवान को अपना करने की कोशिश में लगा रहता है, और आज तक वो लगा रहा है, क्योंकि उसका ये कहना है कि जब जापान छोड़कर भागा था तो वो तो चीन का हिस्सा हो गया था। भले से यहाँ का ही एक लीडर वहां पर जाकर के फंस गया, वहां पर इसने अपनी सरकार बना ली, लेकिन वो हिस्सा तो चीन का ही हो गया था, तो वो हमारा हिस्सा है, हम उसको लेकर रहेंगे। तो ये विवाद है चाइना का ताइवान से। और अभी तत्कालीन विवाद क्यों हुआ? तत्कालीन विवाद इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर चुनाव हुआ राष्ट्रपति का ताइवान में, और विलियम लाई चिंग ते जो हैं ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। और विलियम लाई चिंग ते नए प्रेसिडेंट बनने के बाद शपथ लेते ही इन्होंने घोषणा कर दी कि हम अपने देश को स्वतंत्र रखते हैं, और इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, और इस पर किसी भी देश का इन्वेजन होने नहीं देंगे। हम इसको स्वतंत्र रूप से रखना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से चलाना चाहते हैं। जबकि चाइना ये नहीं चाहता था। चाइना चाहता था वहां पर कोई पॉपेट सरकार आए, या फिर चाइना उस पर कोई मतलब चाइना के खिलाफ कोई एग्रेसिव वहां पर गवर्नमेंट ना बने। उसने अपने जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम, उससे इनको घमंडी, लापरवाह वगैरह सब कुछ बताया। टीवी चैनल से इतिहास में एक शर्म के खंभे पर टंगेगा ऐसा आरोप लगाना शुरू किया। मतलब आप जानते हो चाइना क्या करता है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा। भारत के भी टर्म में उसने बहुत सारी ऐसी वीडियोज बनवा बनवा करके जारी की थी। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं पोर्कुपाइन स्ट्रेटेजी की। पोर्कुपाइन स्ट्रेटेजी जो है ये क्या है दोस्तों? ताइवान जो है ये अपने आप को कहता है कि हम आपसे लड़ तो नहीं पाएंगे, जीत तो नहीं पाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन आपका नुकसान बहुत करके जाएंगे। कैसे? ठीक वैसे जैसे पोर्कुपाइन होता है। पोर्कुपाइन एक जीव है जिसे स्याही बोलते हैं हम लोग इंडिया में आम भाषा में। इसके बहुत कटीले कटीले कांटे कांटे निकले रहते हैं पूरी बॉडी पर, और जब ये जंगलों में रहता है, घूमता रहता है, जब कोई शेर अटैक करता है या कोई भी ऐसा भेड़िया वगैरह अटैक करता है, कोई और जानवर, तो ये क्या करता है, अपने आप को ऐसे छिपा लेता है।
और वो कांटे कांटे जो निकले रहते हैं, वो कांटे की वजह से कभी कभी उस पर जो भेड़िया है या शेर है उस पर अटैक नहीं कर पाता, या अटैक करता है तो वो खुद घायल हो जाता है। तो ऐसे में और वो सेफ बच जाता है। तो ऐसे में ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि हम भी पोर्कूपाइन स्ट्रेटेजी करेंगे ड्रैगन से लड़ने के लिए, कि ड्रैगन अगर इस पर आएगा अटैक करने, मान लो सबमरीन से आता है या अपने शिप से आता है, कुछ भी आता है, तो हम माइंस बिछा रखे हैं समुद्रों में, और इतने हिसाब से माइंस बचा रखे हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी से, कि हम अपना तो मान लो बचा कर पाए या ना बचा पाए वो अलग बात होगी, लेकिन तुम्हारा नुकसान गुरु बहुत करके जाएंगे। आपका सिप मतलब आप समझो एक बम है, एक बड़े से सिप को बर्बाद कर देता है तो कितना नुकसान होगा, एक बम इसका और उसका इतना बड़ा सिप। तो ऐसे में ये कह रहा है कि हम अपने आप को पोर्कूपाइन की तरह सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल ये तो थी इंडिया और चाइना के बीच में बातें, आगे जो भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर पसंद आए तो ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दिया करो। आप हमसे अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बैच आया हुआ है। मात्र 199 में ये बैच है, लेकिन अभी के लिए शुरुआत के लिए आपको ये दिया जा रहा है मात्र 99 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 99 में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा मैप के साथ डिजिटल बोर्ड पर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के बैच को ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा, वहीं पर आपको मिलेगा, और इस ऐप पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जा करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जगह जगह यहाँ पर भी व्हाट्सएप के आइकन बनकर आएंगे, आप जा करके पूरी तरीके से पूछ सकते हो कैसे लेना है, क्या लेना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।